होने से पहले उपयुक्त राइजोरियम तथा फास्फोरस में घुलनशील बैक्टीरिया से उपचार कर लें। इस उपचार से बीजों के अंकुरण तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। सब्जी की खेती करने वाले किसान भाइयों को सलाह है, जहां तक संभव हो सब्जियों में जैव नाशजीवी का ही प्रयोग करें। आने वाले दिनों में लू तथा तापमान बढ़ने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सब्जियों की नर्सरी तथा फलों के बगीचों में हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर करें। नर्सरी व पौधों को लू से बचाने के लिए अवरोधकों को उपयोग करें। टमाटर के फल में फलभेदक सूड़ी के दिखाई देने पर उसका नियंत्रण करें। अदरक व हल्दी की बुआई का उचित समय है। इनके बीज की व्यवस्था कर 15 जून तक बुआई करें। गन्ना किसान चोटी बेधक व अंकुर बेधक कीटों के अंड समूहों को पत्ती सहित एकत्र कर नष्ट करें। इन कीटों से ग्रसित पौधों को भूमि सतह से काट कर नष्ट करें या चारे में प्रयोग करें। गन्ने में जल संरक्षण के लिए पुआल या गन्ने की खोई का मल्च प्रयोग करें। यदि अप्रैल माह में जैव उर्वरक अजोटोबैक्टर पीएसबी का प्रयोग ना किया गया हो तो अभी भी कर दें। इससे 25% उर्वरक की बचत के साथ साथ 10 से 12% अधिक गन्ना उपज की प्राप्ति होगी। कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं मंडी भावों की। गेहूं का भाव रहा। अलीगढ़ की मंडी में 1370 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 1455 रुपए, फैजाबाद में 1455 रुपए, गोंडा में 1450 रुपए और हरदोई की मंडी में 1452 रुपए प्रति क्विंटल। चना अलीगढ़ की मंडी में 4980 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 4600 रुपए, फैजाबाद में 4060 रुपए, गोंडा में 3780 रुपए और हरदोई की मंडी में 4500 रुपए प्रति क्विंटल। चावल का भाव रहा। अलीगढ़ की मंडी में 1940 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 2075 रुपए, फैजाबाद में 2075 रुपए, गोंडा में 2010 रुपए और हरदोई की मंडी में 2180 रुपए प्रति क्विंटल। मसूर का भाव रहा। अलीगढ़ में 6500 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 6600 रुपए, फैजाबाद में 5825 रुपए, गोंडा में 6500 रुपए और हरदोई में 6550 रुपए प्रति क्विंटल। उड़द का भाव रहा। बरेली की मंडी में 7050 रुपए प्रति क्विंटल, गोंडा में 6300 रुपए और हरदोई में 6850 रुपए प्रति क्विंटल। सब्जियों में आलू का भाव रहा। अलीगढ़ में 400 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 550 रुपए, फैजाबाद में 610 रुपए, गोंडा में 540 रुपए और हरदोई में 580 रुपए प्रति क्विंटल। टमाटर अलीगढ़ की मंडी में 1300 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 1050 रुपए, फैजाबाद में 930 रुपए, गोंडा में 850 रुपए और हरदोई में 1250 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज का भाव रहा। अलीगढ़ में 1320 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 1500 रुपए, फैजाबाद में 1415 रुपए, गोंडा में 1400 रुपए और हरदोई में 1300 रुपए प्रति क्विंटल। अदरक का भाव रहा। अलीगढ़ की मंडी में 4000 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 3300 रुपए, फैजाबाद में 2850 रुपए और गोंडा में 3750 रुपए प्रति क्विंटल। बैंगन का भाव रहा। अलीगढ़ की मंडी में 1100 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 800 रुपए, फैजाबाद में 1050 रुपए और गोंडा में 700 रुपए प्रति क्विंटल। लहसुन का भाव रहा। अलीगढ़ की मंडी में 3250 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 3200 रुपए, फैजाबाद में 2840 रुपए और गोंडा में 3150 रुपए प्रति क्विंटल। बात अगर गुड़ की करें तो गुड़ अलीगढ़ की मंडी में 2775 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 2500 रुपए, फैजाबाद में 3185 रुपए और गोंडा में 3175 रुपए, हरदोई की मंडी में 2580 रुपए प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, ये रहे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, देखिए खरीफ का समय आ चुका है और खरीफ की प्रमुख खाद्यान्न फसल धान है और हम सभी जानते हैं कि अधिकतर हमारे किसान भाई धान की फसल पौधशाला के माध्यम से पौध तैयार करते हैं और उसकी रोपाई करते हैं। पौधशाला का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारी नर्सरी, हमारे पौधे जब स्वस्थ होंगे तभी स्वस्थ फसल हो सकती है, अच्छा उत्पादन हो सकता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि हम धान की नर्सरी का अच्छा प्रबंधन कैसे करें, और जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं वैज्ञानिक आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद से डॉक्टर राजीव कुमार दोहरे जी। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब, सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब, हम बात करें पौधशाला प्रबंधन की तो सबसे पहले आवश्यकता होती है कि भूमि कैसी हो, मिट्टी कैसी हो, कैसे उसको हम तैयार कर लें पौधशाला के लिए, इसके संबंध में क्या बताना चाहेंगे? किसान भाइयों, देखिए खरीफ की फसल में धान एक महत्वपूर्ण फसल है और इसके बोने के लिए आपको नर्सरी की ज़रूरत पड़ती है, नर्सरी डालनी होती है। आपकी जो पुरानी पद्धति है, इस विधि से हमारे किसान भाई ज़्यादा खेती करते हैं। बाकी अब तो महत्वपूर्ण नई नई तकनीकी भी आ गई हैं, जैसे SRI पद्धति है, पैडी ड्रम सीडर है। ये सब नई पद्धतियां हैं किसान भाइयों, जो डायरेक्ट सोइंग या डायरेक्ट बुआई सीड की कर सकते हैं। लेकिन नर्सरी प्रबंधन के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इस पे हमें विशेष तौर पे देखना होगा कि जो ज़मीन है हमारी, जहाँ पे नर्सरी हम बनाएंगे वो थोड़ी सी ऊंचाई पे हो, जहाँ पानी ना भरे और अच्छी उपयुक्त भूमि हो और अच्छी तरह से उसको तैयार करके नर्सरी का बीज हमें हमारे किसान भाइयों को बोना चाहिए वहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल डॉक्टर साहब, बीज की अगर हम बात करें तो संकर बीजों से बाजार हमारा पटा हुआ है, लेकिन फिर भी पारंपरिक जो हमारी किस्में हैं उनका किसान भाई उपयोग करते हैं। अच्छे बीज को कैसे किसान भाई पहचाने जो उनके पास अपना बीज है, और कितनी मात्रा में बीज का इस्तेमाल? देखिए किसान भाइयों, जो भी आपको वैरायटी या जो भी प्रजातियाँ चुनाव करना हो, आप अपनी भूमि के अनुसार ही प्रजातियों का चुनाव करें, अपने क्षेत्र के अनुसार प्रजातियों का चुनाव करें। इसमें असिंचित और सीधी बुआई के लिए जो प्रजातियां हैं, साकेत 4, नरेंद्र 97, नरेंद्र 1, नरेंद्र 118,
ये प्रजातियां हैं जो असिंचित दिशा के लिए हमारे किसान भाई इनको चुनाव कर सकते हैं। इसकी बुवाई और रोपाई का समय 15 जून से लगभग 15 जुलाई तक का प्रयोग कर सकते हैं और इस समय आप नर्सरी के लिए तैयारी कर सकते हैं, नर्सरी आप डाल सकते हैं। इसका बीज दर 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो डायरेक्ट बुआई के लिए जरूरत पड़ती है, सीधी बुआई के लिए। इसी तरह से सिंचित दशा में जो शीघ्र पकने वाली प्रजातियां हैं उन प्रजातियों को भी हमारे किसान भाई ले सकते हैं। उनमें जो मुख्यतः है प्रजातियां नरेंद्र 80, प्रसाद, गोविंद, रत्ना, पूषा 33, नरेंद्र 97, नरेंद्र 1, नरेंद्र 2, पंतधान 12, ये प्रजातियां हैं जो सिंचित दशा में शीघ्र पकने वाली 100 से 120 दिन पे ये हमारे प्रजातियां तैयार हो जाती हैं। इसकी नर्सरी का जो समय है वो जून का प्रथम सप्ताह है और बिल्कुल आने वाला टाइम है, इसलिए हमारे किसान भाई तैयारी कर सकते हैं। रोपाई इसका जुलाई का प्रथम सप्ताह है जिसमें रोपाई कर सकते हैं। इसमें नर्सरी की जो बीज दर है वो 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर का प्रयोग कर सकते हैं हमारे किसान भाई। इसी तरह से मध्यम व देर से पकने वाली जो प्रजातियां हैं 120 से 140 दिन की जिनका समय होता है उसमें हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि सरजू 52, नरेंद्र 359, पंतधार 4, मालवी 36, इंद्रासन, सीता इत्यादि प्रजातियां जो भी हैं इनको हमारे किसान भाई ले सकते हैं। इसका नर्सरी का जो समय है वो मध्य जून में नर्सरी हमारे किसान भाई डाल सकते हैं। इसमें रोपाई मध्य जुलाई में हमारे किसान भाई करना चाहिए। इस 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर का चुनाव कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और जो भूमि है जिसमें कि नर्सरी बोना है वो 1/15 भाग जितने में भी आपको बोना है उसके हिसाब से हमारे किसान भाई नर्सरी डाल सकते हैं। यहाँ मैं किसान भाइयों को और बताना चाहूँगा कि नर्सरी में जो आप बोएं बीज को, ज़्यादातर तो बीज आप अच्छी संस्थाओं से खरीदें, विश्वविद्यालय से खरीदें, कृषि विभाग के सीड स्टोर से खरीदें या जो भी आप बोना चाहते हैं वो वहाँ से खरीद सकते हैं आप। वो उपचारित बीज होते हैं, लेकिन अगर आपके घर का बीज है तो आप उसको ज़रूर उपचारित करके बोएं, चूँकि जिससे कि आपका जो रोग है या जो बीमारियाँ हैं उन पे आपका नियंत्रण हो सकता है। धान की बीज को नर्सरी में बोने के पूर्व 4 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन प्लस 2.5 ग्राम 3% पारायुक्त रसायन या 19 ग्राम 6% पारायुक्त रसायन को घोलकर 25 किलोग्राम बीज के हिसाब से 12 घंटे तक उपचारित करने के बाद नर्सरी में हमारे किसान भाइयों को बोना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारी फसलों में बीमारी आने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, कहीं हवा से, भूमि से, बीज जनित बीमारियां भी। बीजों का शोधन हो गया, अब पौधशाला की बात आती है कि मिट्टी की तैयारी कैसे की जाए और मिट्टी को रोगाणु से, बीमारियों से मुक्त कैसे करें, तो कैसे बेहतर तैयारी करें? सबसे पहले तो किसान भाइयों को जो मैंने यहाँ पे बताया है कि धान की नर्सरी में ही अगर आप बीज उपचारित करेंगे तो आपकी बहुत सी बीमारियाँ नियंत्रित रहेंगी जो कि आपकी खेत में जब रोपाई करेंगे। एक चीज़ मैं किसान भाइयों को यहाँ और बताना चाहूँगा कि जब भी नर्सरी आप लगाएं तो नर्सरी लगाते समय आप 1/3 भाग ऊपर से नर्सरी में पौध का काट दें, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ, जो पौधे की बढ़त है वो बहुत अच्छी रहेगी और पौधा बहुत जल्दी से भूमि में लग जाएगा और अच्छा स्वस्थ पौधा रहेगा, टिलरिंग की संख्या अच्छी रहेगी। इसलिए इस विधि को किसान भाई कर सकते हैं, इसको अपना सकते हैं। बिल्कुल। अब बीज आपने बताया किसान भाई प्रजातियां चयन कर सकते हैं। अब इसको पौधशाला में बोने के जो तरीके हैं, अलग अलग विधियां हैं डॉक्टर साहब, तो क्या तरीका सबसे बेहतर होगा? कौन कौन सी विधियां हैं जिनको अपना सकते हैं? किसान भाइयों देखिए, पौधशाला में बीज बोने के लिए सबसे अच्छी विधि तो लाइन सोइंग जिसको कहते हैं, कतार में बुआई, सबसे अच्छी विधि तो उसी को कहते हैं। और वो आपकी चाहे डायरेक्ट फसल बोई जा रही हो, सीधी बुआई हो रही हो, उसमें भी लाइन सोइंग सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर पौधशाला में भी आप लाइन सोइंग करें तो वो भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगी। दूसरा, छिटकुआ विधि से भी हमारे किसान भाई बोते हैं। और यहाँ में एक और पद्धति है जो आजकल प्रचलन में आई है, नई पद्धति है, और हमारे विश्वविद्यालय द्वारा इसका काफ़ी किसानों के खेतों पर परीक्षण भी किया जा रहा है, SRI पद्धति। इस पद्धति में जो नर्सरी में बीज है, बोने के 15 से 20 दिन में जो आपकी बाकी नर्सरी का लगता है 30 से 35 दिन, इसमें 10 से 12 दिन के पौधे को ही आप बो सकते हैं SRI पद्धति से। इसी तरह से पैडी ड्रम सीडर है। आप यहाँ पे देखते होंगे कि आपको खेत में पानी भरने के बाद रोपाई करनी होती है। आप मजदूरों के माध्यम से या खुद आप रोपाई करते होंगे तो आप बिना लाइन के रोपाई कर देते हैं।
किसान भाइयों को चाहिए, अगर आप रोपाई करके ही रोपाई कर रहे हैं और धान का बीज लगा रहे हैं, धान की पौध लगा रहे हैं, तो आप उसमें भी लाइन सोइंग का ध्यान रखें। एक आप रस्सी के माध्यम से उसको लाइन बना लें और उस लाइन में धान की रोपाई करें, जिससे कि आपकी पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। तो इस विधि को हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि जो हमेशा कतार में रोपाई करें या कतार में बुआई करें, जो भी पद्धति अपनाना चाहें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है कि पौधशाला का सही ढंग से हमारे किसान भाई प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जो सामान्य से लगभग 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास ज्यादा रहा। न्यूनतम तापमान 26 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। यह भी सामान्य से लगभग 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इस बीच लगभग सभी क्षेत्रों में 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं भी चलती रहीं। आसमान में धुंध सी छाई रही। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में पिछले 2-3 दिनों में अंधड़ व तेज हवाओं का भी जोर रहा, जिसकी वजह से आम की फसल को काफी नुकसान होने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में किसी खास परिवर्तन की संभावना नहीं है। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। इस बीच प्रदेश के सभी अंचलों में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलती रहेंगी। कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। तापमान में हो रही लगातार वृद्धि को देखते हुए किसान भाई फसलों की नियमित अंतराल पर सिंचाई कर उनमें नमी बनाए रखें। पशुपालक भाई पशुओं के नवजातों को मौसम के उतार चढ़ाव से बचाए रखें तथा 6 महीने पर कृमिनाशक दवा पिलाएं। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ शुक्रवार को हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री ने दिया किसानों को पेंशन योजना का उपहार। जून में उपकार करेगा विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। मेंथा की खेती से किसान नहीं ले पा रहे मुनाफा। प्याज की खेती में है मुनाफे की ज्यादा संभावनाएं। गर्मियों में पशुओं की करें उचित देखभाल। बकरी पालन कर कमाए ज्यादा मुनाफा और मत्स्य पालन का बढ़ रहा महत्व। अब कृषि समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को 5,000 रुपए की मासिक पेंशन देने का फैसला किया है। योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के जरिए किसानों को पेंशन देने का फैसला किया है। 60 साल से ज्यादा उम्र के किसान अगर इस योजना में शामिल होते हैं तो 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन पा सकते हैं। ये पेंशन पात्र किसानों को चेक के जरिए दी जाएगी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जून में द्वितीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन करेगा। ये कांग्रेस 14 से 16 जून तक इलाहाबाद स्थित कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कराया जाएगा।
उपकार के महानिदेशक ने लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर द्वितीय कृषि विज्ञान कांग्रेस की घोषणा की। उन्होंने बताया, दूसरी कृषि विज्ञान कांग्रेस 3 दिन के लिए इलाहाबाद की सैम हिगिंबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज में आयोजित किया जाएगा। पिछला कृषि विज्ञान कांग्रेस लखनऊ के भारतीय गन्ना शोध संस्थान में आयोजित कराया गया था। इस दौरान प्रदेश में बंजर पड़ी जमीन को सुधारने के लिए भूमि सेना योजना भी शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम में कई पुरानी योजनाओं को भी गति देने पर विचार किया जाएगा। उपकार स्टेट काउंसिल कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी स्थापना करेगा, जो हर कृषि विश्वविद्यालय के बीच तालमेल स्थापित करेगा, जिससे वह एक दूसरे की शोध का फायदा उठा सकेंगे और कार्यों को दोहराए जाने से भी बचा जा सकेगा। पिछली बार मेंथा के तेल की कीमत गिरने से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इस कारण उत्तर प्रदेश में मेंथा का रकबा पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 1 लाख हेक्टेयर तक घट गया है। कृषि भवन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष पूरे उत्तर प्रदेश में 3,75,787 हेक्टेयर में मेंथा लगाई गई थी, जो 3,05,804 हेक्टेयर के लक्ष्य से काफी ज्यादा थी। लेकिन इस बार कुल लक्ष्य 3,05,830 हेक्टेयर निर्धारित किया गया था और पूर्ति सिर्फ 2,78,564 हेक्टेयर रही, जो कुल लक्ष्य का 91.08% है। इस हिसाब से पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष मेंथा की बुआई करीब 99,225 हेक्टेयर कम हुई है। जिन किसानों ने मेंथा लगाई भी है, वो फसल की वर्तमान हालत को देखकर परेशान हैं। प्याज एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है। इसका महत्व केवल स्थानीय खपत के साथ साथ निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के कारण भी है। भारत में उत्पादित प्याज की विदेशों में अच्छी मांग है। मात्रा के रूप में निर्यात में प्याज का स्थान प्रथम है। किसान प्याज की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर न केवल अच्छी उपज ले सकते हैं, बल्कि अच्छी गुणवत्ता के साथ निर्यात भी कर सकते हैं। प्याज की खेती मुख्यतः रबी के मौसम में ही की जाती है, लेकिन प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि खरीफ में भी प्याज का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। प्याज की खेती बलुई दोमट एवं दोमट भूमि में अच्छी प्रकार से की जा सकती है। साथ ही बलुई और मटियार भूमि में भी उपयुक्त मात्रा में गोबर की खाद देकर प्याज सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। भारत सरकार कृषि मंत्रालय से जारी 19वीं जनगणना के अनुसार पूरे भारत में दुधारू पशुओं की कुल संख्या 11 करोड़ 86 लाख है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 90 लाख गाय और 2 करोड़ 64 लाख भैंसें हैं, जिनसे उत्तर प्रदेश में सालाना लगभग 617 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन होता है। दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन कम न हो, इसका निवारण बताते हुए लखनऊ स्थित पशुपालन विभाग के उपनिदेशक बताते हैं कि गर्मियों में पशुओं को भूसे की अपेक्षा हरा चारा अधिक खिलाना चाहिए, क्योंकि भूसे में प्रोटीन नहीं होता है। दूध की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। गर्मी के मौसम में पशुपालक पशुओं को छायादार स्थान पर बांधें। सीधे तेज धूप और लू से पशुओं को बचाने के लिए पशुशाला के मुख्य द्वार पर खस या जूट के बोरे का पर्दा लगाना चाहिए। टीन के नीचे बिल्कुल भी पशुओं को ना बांधे। अगर किसी कारण बांधना भी पड़ रहा है तो उस टीन के ऊपर सरकंडे की पत्ती, गन्ने के अंगोले, पुआल आदि डालें और उस पर पानी का छिड़काव करें। इससे बाहर के तापमान से 3 से 4 डिग्री तापमान कम हो सकेगा। पशुओं को केवल हैंडपंप का पानी पिलाएं। तालाब आदि का पानी पिलाने से पशुओं को परजीवी जनित रोग हो सकते हैं। पानी की बाल्टी पशुओं के पास जरूर रखें। भैंसों को दिन में 2 बार और गायों को 1 बार जरूर नहलाएं। खेतीबाड़ी के साथ साथ आपके लिए बकरी पालन एक अच्छा व्यवसाय साबित हो सकता है। बकरियों को पालने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। ये हर प्रकार के जलवायु में रह सकती हैं। इनको पालने का खर्चा काफी कम है। किसी भी अन्य पशु की तुलना में दाना पानी कम खाते हैं। बकरी हर प्रकार के पेड़ पौधे व झाड़ियों को खा सकती है। बकरी पालने में कोई भी बाधा नहीं है। इस व्यवसाय को करने में जोखिम कम है। मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। बकरी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। कोई भी बेरोजगार युवक या किसान इस व्यवसाय को शुरू कर सकता है। बैंकों से लोन भी आसानी से मिल जाता है।
देश की बढ़ती आबादी, बेरोजगारी और पौष्टिक आहार की कमी को देखते हुए मत्स्य पालन का महत्व दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मत्स्य पालन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जरूरत पड़ने पर हर साइज की मछली का मूल्य मिल जाता है। प्रदेश में मत्स्य पालन के लिए अच्छी मात्रा के जल संसाधन में लगभग 3.56 लाख हेक्टेयर का जल क्षेत्र उपलब्ध है। मत्स्य उत्पादन के संबंध में भारत का विश्व में दूसरे सबसे बड़े मछली उत्पादक देश के रूप में स्थान कायम है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार इस क्षेत्र में नीली क्रांति पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नीली क्रांति का मतलब खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, रोजगार और बेहतर आजीविका उपलब्ध कराने के लिए मछली उत्पादन का तीव्र और सतत विकास करना है। किसान भाइयों, आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। लखनऊ की मंडी में 1470 रुपए, कानपुर की मंडी में 1465 रुपए, आगरा की मंडी में 1455 रुपए और इलाहाबाद की मंडी में 1450 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल की बात करें तो लखनऊ की मंडी में 2160 रुपए, कानपुर की मंडी में 2165 रुपए, आगरा की मंडी में 2025 रुपए और इलाहाबाद की मंडी में 2130 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह अगर अरहर के दाल के भावों पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में 6400 रुपए, कानपुर की मंडी में 5800 रुपए, आगरा की मंडी में 6540 रुपए और इलाहाबाद की मंडी में 5680 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में 615 रुपए, कानपुर की मंडी में 600 रुपए, आगरा की मंडी में 415 रुपए और इलाहाबाद की मंडी में 525 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आखिर में एक नजर टमाटर की कीमतों पर भी। लखनऊ की मंडी में 1600 रुपए, कानपुर की मंडी में 1640 रुपए, आगरा की मंडी में 1510 रुपए और इलाहाबाद की मंडी में 1410 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। तो ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की।
पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में स्वाद